डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है प्राचीन भारत में शिक्षा और शिक्षा के प्रमुख केंद्र। प्राचीन भारतीयों की दृष्टि में शिक्षा मनुष्य के संपूर्ण विकास, चरित्र का निर्माण और नागरिक और तथा सामाजिक कर्तव्यों का ज्ञान, संस्कृति के संरक्षण और प्रसार का साधन थी। भौतिक और आध्यात्मिक उत्थान तथा विभिन्न उत्तरदायित्वों के विधिवत निर्वाह के लिए शिक्षा की महत्वता को सदा स्वीकार किया गया है। शिक्षा व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय प्रगति के लिए ही नहीं अपितु सभ्यता और संस्कृति के विकास के लिए भी अनिवार्य थी। भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली ने ज्ञान के सभी क्षेत्रों में अनेक विद्वान उत्पन्न किए हैं, जिनसे हमारे देश का गौरव आज भी उन्नत हुआ है। और शिक्षा के क्षेत्र में हम देखें तो प्राचीन काल से ही भारत की जो शिक्षा प्रणाली रही है, जो गुरुकुल प्रणाली थी, उसने श्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली को विकसित किया है। शिक्षा के जो केंद्र थे वो विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास की तरफ ध्यान देते थे। केवल बौद्धिक विकास नहीं बल्कि विद्यार्थी के संपूर्ण विकास का क्या साधन बनी हुई थी शिक्षा प्रणाली। तो शिक्षा प्रणाली इतनी उच्च कोटि की रही है कि उसको देखते हुए प्राचीन काल में हम देखें विभिन्न देशों से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ आते थे। और प्राचीन काल के महत्वपूर्ण हम देखें कि शिक्षा जो केंद्र थे, जिसमें नालंदा है, वल्लभी है, तक्षशिला है, इनका विशेष नाम था। तो प्राचीन शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य क्या रहे हैं, किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली दी जाती थी। तो पहला है, इसके अंतर्गत हम देखें चरित्र निर्माण करना। प्रारंभ से ही विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण पर जोर दिया जाता था। तो प्राचीन कालीन शिक्षा प्रणाली का पहला जो उद्देश्य था वो था विद्यार्थियों के चरित्र का निर्माण करना। दूसरा है मनुष्य के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना। गुरुओं द्वारा विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास पर बल दिया जाता था। विद्यार्थियों में उत्तरदायित्व और कर्तव्य की भावना जागृत की जाती थी। और उसके बाद हम देखें कि प्राचीन संस्कृति और साहित्य का संरक्षण करना भी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। तो शिक्षा के उद्देश्य बहुत ज़्यादा थे और वो विद्यार्थियों और समाज का पूर्ण निर्माण करना उनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। अब हम देखें कि प्राचीन काल में शिक्षा जो थी वो एक भारतीय जो 16 संस्कार रहे हैं उनका एक अभिन्न अंग थी। तो उपनयन संस्कार और ब्रह्मचर्य आश्रम। भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ बालक के उपनयन संस्कार से होता था। ये संस्कार वैदिक साहित्य के अनुसार 7 या 8 वर्ष की आयु में होता था। इस संस्कार के द्वारा बालक गुरु के पास जाकर विद्या प्राप्ति के लिए उसका शिष्य बनता था। मनुष्य जीवन के प्रथम 25 वर्ष के भाग को ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। उपनयन संस्कार के बाद विद्यार्थी गुरु के पास ब्रह्मचर्य अवस्था में रहता था। गुरु की आज्ञा तथा अनुशासन में रहकर शिक्षा ग्रहण करता था। उसका जीवन आमोद प्रमोद से दूर सदाचार का था। गुरुकुल प्रणाली प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख तत्व हम देखें गुरुकुल प्रणाली थी। इसमें विद्यार्थी अपने घर से दूर गुरु के पास उसके घर में निवास करके शिक्षा प्राप्त करता था। प्राचीन काल में विद्यार्थी 2 प्रकार के होते थे। एक तो वे जो निरंतर गुरु के यहाँ रहते थे, उन्हें अंतेवासी कहा जाता था। दूसरा वो जो ये अंतेवासी जो थे ये गुरु की देख रेख और संरक्षण में ज्ञान प्राप्त करते थे। शिक्षा समाप्त करने पर जब वे अपने घर लौटते थे तो उनका समावर्तन संस्कार होता था। दूसरे प्रकार के विद्यार्थी वे होते थे जो प्रतिदिन गुरु के घर केवल विद्या प्राप्त करने के लिए जाते और वापस अपने घर लौट आते थे। तो इस प्रकार हम देखें कि प्राचीन काल में जो शिक्षा थी उसे वो गुरुकुल प्रणाली के ऊपर आधारित थी। और जो गुरुकुल जो बने हुए थे जिसमें कि गुरु जो शिक्षा देते थे वहाँ पर 2 प्रकार के विद्यार्थी आते थे। एक तो वो जो डेली आते थे और शिक्षा प्राप्त करके वापस अपने घर लौट जाते थे। और पहले प्रकार के विद्यार्थी वो थे जो गुरु के आश्रम में ही रहते थे और शिक्षा प्राप्त करते थे और गुरुकुल का सारा कार्य करते थे। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के विद्यार्थी इस गुरुकुल प्रणाली में रहते थे। गुरुकुल जो थे वो हम देखें गांवों या शहरों से दूर वनों में शांतिपूर्ण वातावरण में बने
बने होते थे, जिसमें विद्यार्थी पूर्ण एकांत में रहकर वहाँ अध्ययन ग्रहण करता था। गुरुकुल में सभी विद्यार्थी एक समान होते थे, उनमें ऊंच नीच, अमीर गरीबी का भेद नहीं होता था। समानता की ये भावना उनके रहन सहन, खान पान, वस्त्र और व्यवहार आदि में भी दिखाई देती थी, जिससे उनमें आपसी प्रेम और सहयोग की भावना पैदा होती थी। तो गुरुकुल प्रणाली का जो प्रबंध था वो हम देखें कि वो समानता के सिद्धांत पर आधारित था। उसमें चाहे राजा का पुत्र हो या बड़े अधिकारी का पुत्र हो या जनसाधारण का विद्यार्थी हो, उसमें गुरु किसी प्रकार से भी उसमें भेदभाव नहीं करता था और सभी विद्यार्थियों को वो एक समान मानकर और एक तरह से शिक्षा देता था। तो ये गुरुकुल प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी। इसके अतिरिक्त हम देखें तो गुरुकुल का जो प्रबंध था वो राज्य की ओर से किया जाता था। राज्य उन्हें चंदा या दान से दान देता था, जिससे कि उन गुरुकुलों का प्रबंध होता था। राज्य गांव दान देता था। सब दानों में विद्या दान श्रेष्ठ माना जाता था, इसीलिए सभी लोग खुले हाथों से इन शिक्षा केंद्रों को दान देते थे। और इसका उस समय आने वाले विभिन्न इतिहासकारों ने और विभिन्न यात्रियों ने इसका उल्लेख भी किया है। धन्यवाद।